एड्रियने रिच ने, किसने लिखा है? एड्रियने रिच। ये इसकी कौन है? पोएट, या पोएट भी कह सकते हैं और पोएटेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पोएम के अंदर जो आंट जेनिफर है वह अपनी एक क्रिएशन के बारे में बताती है, एक बनावट के बारे में बताती है। तो आंट जेनिफर टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाघ, किसने लिखा है इस पोएम को? एड्रियने रिच। तो ये पोएम 3 स्टेंजा में डिवाइडेशन है। हम पहला स्टेंजा पढ़ेंगे, पहला भाग, जिसमें बताया जाता है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाघ, चाची जेनिफर के बाघ। प्रिंस माने होता है उछल कूद करना, क्या होता है? एक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन माने होता है पर्दा। तो चाची जेनिफर जो है वह पर्दे पर एक अपनी क्रिएशन बनाती है, बाघ बनाती है। वो क्या बनाती है? बाघ। एक एम्ब्रॉयडिंग करके काटते हैं ना, काट कर बनाते हैं, जो एक बाघ बनाती है। वो कह रहा है कि आंट जेनिफर टाइगर्स, कि चाची जेनिफर के जो बाघ हैं प्रिंस या उछल कूद कर रहे हैं वो एक्रॉस स्क्रीन, पर्दे के आर पार। यानी कि वो बाघ जो हैं वे दिखने में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे अभी पर्दे के कहां पर आ जाएंगे, वो बाहर निकल कर आ जाएंगे। ये अपन कह सकते हैं बिल्कुल सजीव दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीवित से। चाची जेनिफर जिन बाघों को बनाती है वो दिखने में इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सजीव दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी पर्दे के कहां निकल कर आ जाएंगे, बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो आंट जेनिफर टाइगर्स प्रिंस एक्रॉस स्क्रीन, ये लाइन सबके समझ में आ गई कि चाची जेनिफर के बाघ जो हैं वे पर्दे के पार क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। ब्राइट टोपाज, ब्राइट माने क्या होता है? चमकीला, और टोपाज पुखराज होता है, एक पत्थर होता है, एक पत्थर का नाम होता है टोपाज। जंगल में हम पत्थर, उस पत्थर को जंगल का राजा भी कहते हैं। तो दिखने में कैसे हैं वो टाइगर? तो वह बाघ दिखने में कैसे हैं? चमकदार, किसकी तरह समान? कौन से पत्थर के जैसे? टोपाज पत्थर के जैसे, पुखराज के समान। दिखने में बिल्कुल पुखराज के जैसे हैं, चमकीले पीले कह सकते हैं अपन उन्हें। डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी, रहने वाले। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरी भरी दुनिया के वो निवासी हैं। जो बाघ है हरी भरी दुनिया के निवासी हैं। यहाँ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या हुआ? हरा भरा जंगल। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यही हुआ ना। तो पहली लाइन, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रिंस एक्रॉस ए स्क्रीन, चाची जेनिफर के जो बाघ हैं वह पर्दे के पार क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज, दिखने में कैसे हैं वो? चमकीले पीले, किसके समान? पुखराज के समान। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कहां के निवासी हैं वो? हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वह उन लोगों से बिल्कुल भी डरते नहीं है। दे डू नॉट फियर, फियर का मतलब क्या होता है? डरना। तो दे डू नॉट फियर, क्या नहीं करते हैं वो? डरते नहीं है। द मैन, उन लोगों से। बेनिच माना होता है नीचे। द ट्री, जो लोग कहां पर खड़े हैं? पेड़ों के नीचे। यानी हंटर्स वगैरह जब आते हैं जंगल में तो ये शब्द उनके लिए यूज किया गया है। जब जंगल में कोई शिकारी, हंटर्स वगैरह ये आते हैं तो वे उन लोगों से बिल्कुल भी डरते नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो कैसे हैं? ब्रेव। ब्रेव माने क्या होता है? बहादुर है। इस लाइन का मतलब ये निकल कर आ रहा है कि वे किसी से नहीं डरते, उन लोगों से नहीं डरते हैं जो जंगल में आते हैं। तो इसका मतलब वे कैसे हैं? बहादुर हैं। दे पेस, पेस माना होता है मतलब तेजी से भागना। कहते हैं किसी का पेस करना, पेस मतलब तेज। तो दे पेस, वे कैसे भाग रहे हैं? तेजी से भागते हैं। इन स्लीक माने सुंदरता के साथ। स्लीक माने क्या होती है? सुंदरता। तो वो तेजी से भाग रहे हैं, बहुत सुंदरता के साथ। चिवलरिक, बहादुरी के साथ। और सर्टेनली माने आत्मविश्वास के साथ। तो स्लीक माने क्या है? सुंदरता। चिवलरिक माने बहादुरी, और सर्टेनली माने आत्मविश्वास, ठीक है। तो इसे हम स्टैंजा नंबर 1 कहेंगे। इन चारों लाइनों का अर्थ आपके समझ में आया कि इस 4 लाइन के अंदर इस स्टैंजा को कहेंगे, जब लाइनों को ऐड कर देते हैं तो स्टैंजा हो जाता है, और वैसे अलग अलग लाइन्स हो गई। तो इस पूरे स्टैंजा के अंदर जो आंट जेनिफर है वह किसके बारे में बात कर रही है? अपने टाइगर्स के बारे में। वह अपने उन टाइगर्स के बारे में बात कर रही है जिन्हें एक पर्दे पर क्या करती है? वह बनाती है। तो बताया जाता है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं प्रिंस एक्रॉस ए स्क्रीन, ऐसा लग रहा है कि वो अभी पर्दे के कहां निकल कर आ जाएंगे? बाहर निकल कर आ जाएंगे। इतने सजीव दिखाई दे रहे हैं वो, भाई कहते हैं ना, बिल्कुल जीवित लग रहे हैं एकदम से। तो ऐसा लग रहा है कि अभी पर्दे के बाहर निकल कर आ जाएंगे।
ब्राइट टोपाज, दिखने में कैसे हैं वह? चमकीले, किसके तरह? समान के समान। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वे हरी भरी दुनिया के निवासी हैं, यानी हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वे उन लोगों से बिल्कुल भी डरते नहीं है। बेनेज द ट्री, जो लोग कहाँ खड़े हैं? पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दे पेस, वे तेजी से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। इन स्लीक, सुंदरता के साथ, सिविल बहादुरी के साथ, और सर्टेनली पूरे विश्वास के साथ। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है स्टेंजा। अब हमारे एग्जाम के अंदर इस स्टेंजा को लेकर एक क्वेश्चन आता है, इस तरह से आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन दिस स्टेंजा विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा कि आपको इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, कि आपको इस लाइनों की व्याख्या करनी है। इसके साथ आपको इसका रेफरेंस भी लिखना है और आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ हमको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। 11th में भी था ये टॉपिक। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपको इस स्टेंजा की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले, जैसे आप पेपर में 2 स्टेंजा दे रखे होते हैं ना, उसमें से आपको एक करना होता है। और जैसे हमने आंसर लिखा, और आंसर लिखने के बाद सबसे पहले हम हिंट लिखेंगे कि ये कहां से लेके कहां तक है, क्योंकि 2 होंगे। पेपर में कितने स्टेंजा दे रखे होंगे? 2, और हमें कितना करना है? तो भाई हमें चेक करने वाले को ये बताना पड़ेगा ना कि हमने कौन सा किया है। तो हमने यहां से लिखा कि आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया कि हमने कौन सा वाला स्टेंजा किया होगा दोनों में से। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमें सबसे पहले लिखना होगा रेफरेंस। क्या लिखना होगा? रेफरेंस। इसे हिंदी में कहते हैं संदर्भ। क्या कहते हैं? संदर्भ। तो रेफरेंस के अंदर अपन हिंदी में व्याख्या करते हैं ना, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, बिल्कुल वही होता है इंग्लिश में भी। तो रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। एज अ एड्रेस कह सकते हैं अपन, कि आपको रेफरेंस के अंदर इस पोएम का एड्रेस देना है। और एड्रेस का मतलब होता है किसी का पता बताना, भाई कि कौन है, कहां से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो रेफरेंस के अंदर हम बताएंगे कि ये जो पोएम है, ये इस पोएम का नाम क्या है और इसे लिखने वाले का नाम क्या है। रेफरेंस के अंदर 2 चीज लिखी जाती हैं, पोएम का नाम और उसे लिखने वाले का नाम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस स्टेंजा, मतलब ये स्टेंजा हैज बीन टेकन मतलब लिया गया है, फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है? आंट ठीक है, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। इस स्टेंजा को हमने आंट जेनिफर टाइगर में से लिया है। और इट इज कंपोज्ड बाय, ठीक है, इट इज कंपोज्ड बाय। कंपोज माना होता है लिखना या तैयार करना। इट इज कंपोज्ड बाय। और इस स्टेंजा को किसने तैयार किया है? किसने किया है? एड रियने रिच ने। ठीक है, तो रेफरेंस के अंदर हम क्या लिखते हैं? सबकी समझ में आ गया? रेफरेंस के अंदर हम 2 चीज लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं अपन? पोएम का नाम और उसके कवि का नाम, लिखने वाले का नाम। तो हमने कहा दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये स्टेंजा एक पोएम से लिया गया है और इस पोएम का नाम क्या है? आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, अब पेपर में पोएम का नाम तो नहीं होगा, केवल ये लाइन तो होंगी। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम उस पोएम को पहचाने कि ये पोएम कौन सी है। आपको इसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर याद करने का टॉपिक नहीं होता है, केवल समझने का होता है। अगर आपको इसकी लाइन हिंदी आ रही है वहां पर एग्जाम में, तो फिर याद करने के लिए हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किसी को टॉपिक को याद करके लेके जाएंगे, बस हमें हिंदी आनी चाहिए। तो दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इस स्टेंजा को पोएम से लिया गया है और पोएम का नाम लिख दिया अपन ने आंट जेनिफर टाइगर्स। बिल्कुल क्लियर?
और इट इज कंपोज्ड बाय, कंपोज माना होता है तैयार करना या लिखना। तो इस पोइम को किसने लिखा है? एड रियने रिच ने इस पोइम को लिखा है। ठीक है, रेफरेंस हो गया। अब रेफरेंस के बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट। क्या आता है? देखो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से ये 4 लाइन दी हुई हैं, जिस तरह से स्टेंजा दिया हुआ है, तो हमें इस स्टेंजा की एज अ समरी बनाकर लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट में समरी का मतलब जानते हो? किसी ज्यादा को कितना करके लिखना? कम करके लिखना। समरी का मतलब ये होता है, कोई चैप्टर होता है उसकी समरी होती है, तो इसका मतलब ये होता है हम कम करके लिखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब समरी होता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये पोएम लिखी है, 4 लाइन लिखी है, तो हमें इसकी समरी लिखनी है। तो समरी में 4 की कितनी लाइन रह जाएंगी? केवल 2 ही लाइन रह जाएंगी। आपको जो मेन पॉइंट है ये बताना है कि इन 4 लाइन में बताया किसके बारे में जा रहा है। इन 4 लाइन के अंदर किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि किस चीज के बारे में बता रहा है, बताओ। बाग के बारे में। इन दीज लाइन्स देखो, इन दीज लाइन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इन लाइनों में, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे इन दिस स्टैंजा, स्टैंजा में। इन दीज लाइन्स द पोएटेस टेल्स अस, जो पोएटेस है, क्या नाम है पोएटेस का? टेल्स अस, हमें क्या करती है? बताती है। अबाउट, किसके बारे में? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। किसके बारे में बता रही है वो? आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में बताती है। ठीक है, दे आर ब्रेव, कैसे हैं वे? बहादुर हैं। एंड बोल्ड, बोल्ड माने भी बहादुर या साहसिक के लिए आता है। दे आर ब्रेव एंड बोल्ड, कैसे हैं वे? बहादुर है और निडर है, ऐसे भी कह सकते हैं। या हम इसकी जगह पर, ब्रेव की जगह पर फियरलेस भी लिख सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। करेजियस भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि दे आर फियरलेस एंड बोल्ड, दिखने में कैसे हैं वे? बहादुर हैं, और कैसे हैं? निडर हैं। करेजियस भी हो सकता है, बहुत सारे मीनिंग है बहादुर के, तो हम कुछ भी मीनिंग यूज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ में आया आपके? क्या होता है कॉन्टेक्स्ट का? मतलब होता है किसी भी पोएम की, किसी भी स्टैंजा की क्या करके लिखना? समरी। और समरी का मतलब होता है ज्यादा लाइन है तो हम उसे कम करके लिखते हैं। यानी कि 10 लाइन की जगह पर केवल 3 लाइन आती है समरी का, 1/3 हिस्सा होता है। तो अब यहाँ पर जो पोएम की 4 लाइनें थी, हमने इतनी लाइन में से कंप्लीट कर दिया, इसी को हम समरी। अगर हम कॉन्टेक्स्ट ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो फिर वो गलत कहलाया जाएगा। हमें ये देखना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि मेन पॉइंट क्या है, किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। तो हमने कहा कि इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर द पोएटेस टेल्स अस, कवित्री हमें क्या करती है? बताती है। क्या करती है? बताती है। अबाउट, किसके बारे में? आंट जेनिफर टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग के बारे में। दे आर फियरलेस एंड बोल्ड, वे बहादुर हैं और कैसे हैं? निडर हैं, यानी कि वे किसी से भी डरते नहीं। एक लाइन थी ना इसमें कि दे डू नॉट फियर फ्रॉम, किसी से नहीं डरते हैं। बेनिस द ट्री, जो पेड़ों के नीचे है। तो अपने को 2 चीज हो गई इसमें, वो में क्या हो गया? रेफरेंस, और क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इसमें एक्सप्लेनेशन। देखो हमने तीनों चीज लिखी है ना, यहां से हमने पहले रेफरेंस किया, उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट किया, और अब क्या लिखेंगे हम? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को हिंदी में बोलते हैं व्याख्या करना, और व्याख्या का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना। किसी 2 लाइन की अपन व्याख्या करते हैं, उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं ना, तो व्याख्या का मतलब होता है ज्यादा करके लिखना। जैसे अब ये 4 लाइन है, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो कम से कम 6-7 लाइन जरूर होनी चाहिए इसके अंदर। तो व्याख्या को हम बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम जो कॉन्टेक्स्ट है और एक्सप्लेनेशन है वो कॉमन लिख सकते हैं। कैसे? क्या थी उसमें लाइन? इन दीज
लाइन्स ऑफ द पोएम, ऐसे भी ले सकते हैं, ऑफ द पोएम द पोएटेस सेज दैट। देखो हमने इस लाइन को लिखा कि इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, ऑफ द पोएम, पोएम की इन लाइनों में, पोएटेस सेज दैट, कवित्री हमसे कहती है कि, ठीक है। जब भी आप एक्सप्लेनेशन को करते हैं तो एक्सप्लेनेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लाइन बाई लाइन करके उसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो हमने यहाँ पहली लाइन लिखी, कौन सी? आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस द स्क्रीन। तो पोएटेस क्या कहती है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर प्रेंसिंग, क्या कर रहे हैं वो? उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस ए स्क्रीन, कि चाची जेनिफर के जो बाघ हैं वह पर्दे के आर पार क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है? ब्राइट टॉपाज दे आर ब्राइट येलो इन कलर, रंग में कैसे हैं वे? चमकीले पीले हैं। लाइक किसके समान? टॉपाज के समान। समझ में आ गया मतलब यहाँ का? पहली लाइन का हमने क्या लिखा कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं टेंसिंग ए स्क्रीन, एक पर्दे के आर पर उछल कूद कर रहे हैं। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, कहीं नहीं थी ना, नॉर्मल सेंटेंस था। तो हमें क्या करना होता है कि हमें पूरा तरीके से एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो हमने लिख दिया इसी लाइन को कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं आर प्रेंसिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, एक पर्दे के आर पर क्या कर रहे हैं? वो उछल कूद कर रहे हैं। अब यहाँ पर केवल एक वर्ड लिखा था ब्राइट येलो, चमकीले हैं वो, किसके समान? पुखराज के समान। तो हमने इन दो मीनिंग के ऊपर, मात्र इन दो मीनिंग पर एक पूरी लाइन बनाई। दे आर ब्राइट येलो इन कलर, कि दिखने में कैसे हैं वे? चमकीले पीले हैं, किसके समान? टॉपाज के समान। तो इसी को एक्सप्लेन करना कहते हैं। अगर कम शब्द दे रखे हैं तो कोशिश करते हैं कि उन शब्दों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखें हम। तो केवल अभी अपना यहाँ तक हुआ है और ऑलमोस्ट 2 से ज्यादा लाइन बन गई। अब इसके बाद क्या लिखा है? डेनिडेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, लिखा है कि वे निवासी हैं कहाँ के? हरे भरे जंगल के। तो हमने इस लाइन को ऐसे लिख दिया, दे आर डेनिडेंस ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ के निवासी हैं वे? ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगलों के निवासी हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक की 2 लाइन कंप्लीट हो गई ने। अब इन 2 लाइनों की हमने एक्सप्लेनेशन की तो हमने कम से कम 3 लाइन बना दी, ऑलमोस्ट बल्कि 3.5 लाइन हो गई, इससे ज्यादा। तो एक्सप्लेनेशन यही होती है, इन लाइनों को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताना पड़ता है। दे डू नॉट फियर द मैन वेनिस द ट्री, तो दे आर बोल्ड, कैसे हैं वे? बहादुर हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वे उन लोगों से नहीं डरते हैं। हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज, जो लोग कहां पर खड़े हुए हैं? वह उन लोगों से नहीं डरते हैं जो पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं। तो दे डू नॉट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वे उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं जो पेड़ों के कहां पे खड़े हुए हैं? नीचे। तो हमने बेनिच की जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया? अंडर। तो हमें कोशिश करते हैं कि अगर कुछ मीनिंग चेंज करें तो वो मीनिंग चेंज कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो उन्हीं लाइनों को एक्सप्लेन करना है। अब कौन सी लाइन बची हमारे पास? दे पेस। तो हमने कहा दे आर रनिंग फास्ट, कैसे भाग रहे हैं वे? तेजी से। तो पेस माने का वर्ड यहाँ चेंज कर दिया, दे आर रनिंग फास्ट विद ब्यूटी। ब्यूटी माने क्या होती है? सुंदरता। तो हमने सिलेक्ट वर्ड यूज किया। तो दे आर रनिंग फास्ट विद ब्यूटी, कैसे भाग रहे हैं वे? सुंदरता के साथ। सिमिलर एक बहादुर हैं, तो हमने इसकी जगह पे लिखा दे आर ब्रेव, वे बहादुर हैं। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, और उनके अंदर क्या है? आत्मविश्वास। तो जितना हो सके इन मीनिंगों को हमें चेंज करना चाहिए, और जहां पॉइंट पर सेंटेंस बने उन लाइनों को बड़ा करना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है? किसी भी टॉपिक की क्या करना? व्याख्या करना। अगर हम इसके कंपेयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोगुना हो गया है। हो गया? कोई प्लानिंग करके नहीं लिखा पन्ने से, केवल जो लाइन थी मैं तुम्हारे आगे उन लाइनों को लिखता चला गया। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब यही होता है, जो दी हुई लाइन होती है उनकी व्याख्या करना होता है। मोस्टली हमें जो लाइन दी हुई है, जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है,
उनका अर्थ आना चाहिए किसी भी तरीके से, और अगर हम वहां उसका अर्थ कर रहे हैं तो हम बनाते चले जाएंगे, हमें उसके मीनिंग्स आते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें सारे मीनिंग बता दिए, इसमें ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जो नहीं बताया। ठीक है, तो रेफरेंस लिखते हैं पहले, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, पूरा 5 नंबर का टॉपिक आता है। और ये पोएम ऑन जेनिफर टाइगर है, मोस्ट पोएम में से आती है, इसमें तो जरूर आता है एक स्टेंजा। आगे समझ में? अब लिखो तुम इसे।